नया टॉपिक शुरू हो रहा है। कौन सा? वाक्य शुद्धि। लिखो वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में क्या है? एक समय ऐसा था जब 10-20 अशुद्ध वाक्य लिख के और उनका शुद्ध रूप लिखा दिया जाता था और मान लिया जाता था कि वाक्य शुद्धि हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2003 के बाद स्थितियां बदली। वाक्य में अशुद्धि के प्रकार पूछे जाने लगे। केवल अशुद्ध वाक्य देकर के उसका शुद्ध रूप पूछना ये पुरानी परंपरा है, लेकिन अशुद्धियों के प्रकार पूछना नई परंपरा चली। तो वाक्य शुद्धि क्या है? एक शतरंज का खेल है। जैसे शतरंज के खेल में केवल चाल चलनी आती हो इतना पर्याप्त नहीं है। खिलाड़ी वही जीतता है जो किसी चाल को चलने से पहले आगे की जितने भी मोहरे हैं उनके बारे में और चिंतन कर लेता है। 10, 20, 15 चालें और ज़्यादा सोच लेता है। तो अशुद्धि में अशुद्धि क्या है सामान्यतः पता चल जाए तो साधारण वाक्य हो भी सकता है, लेकिन अशुद्धि के प्रकारों के माध्यम से ढूंढी जाए। भी अशुद्धि में कहीं ये वाली अशुद्धि तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं। इतना विचार चलता रहे दिमाग में, जितने प्रकार हैं सारे प्रकारों पर, तो अशुद्धि ढूंढना आसान हो जाता है। अशुद्धि का पता भी चलता है भी किस प्रकार की अशुद्धि है। तो वाक्य शुद्धि में हमारा मूल काम है अशुद्धियों के प्रकारों को जानना। अशुद्धियों के प्रकार। तो वाक्यों में अशुद्धियों के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि। अनावश्यक शब्द संबंधी। दूसरा है अनुपयुक्त शब्द संबंधी। तीसरा लिंग संबंधी। ये अशुद्धियां हैं। चौथा वचन संबंधी। पांचवा कारक संबंधी। छठा सर्वनाम संबंधी। सातवां क्रिया संबंधी। आठवां क्रमभंग संबंधी। नौवां योजक संबंधी। 10वां मुहावरे या
लोकोक्ति संबंधी ग्यारहवां वर्तनी संबंधी और 12वां विराम चिन्हों के गलत प्रयोग संबंधी। इस प्रकार से अशुद्धि के प्रकार हैं। इतने प्रकार से अगर दिमाग लगाओगे तो आपको वाक्य के अंदर कोई ना कोई गलत चीज दिखाई दे जाएगी, कोई ना कोई गलत शब्द दिखाई दे जाएगा, भी ये गलत पड़ा है, ये अशुद्धि इसमें होनी चाहिए। समझ गए? तो इस तरह से अशुद्धि के प्रकार होते हैं। अब हम लेंगे सबसे पहले पहला प्रकार क्या है? अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि। यहां मैं आगमन विधि को लेकर चलता हूं। पहले उदाहरण देता हूं, फिर नियम बनवाऊंगा। उदाहरण है, राम के पास, लिखते रहो, राम के पास केवल मात्र 10 रुपए हैं। आप इसको शुद्ध करके लिखो। लिखो, मैं जांच करता हूं आप इसको किस तरह से शुद्ध करते हैं। जल्दी करो, चेक करता हूं मैं। वाक्य है जिसको शुद्ध करना है, राम के पास केवल मात्र 10 रुपए हैं। शुद्ध कर लो इसको। आपने शुद्ध किया, आपने भी जो उसने किया वही किया, आपने भी वही किया जो इन्होंने किया, और आपने भी वही किया, और आपने भी वही किया। तो सबने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। जितनों ने भी, जिनको चेक किया मैंने, सबने एक ही लिखा है कि राम के पास मात्र 10 रुपए हैं। ये किया। दिए गए वाक्य का ये वाक्य शुद्ध है, लेकिन दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप ये नहीं है। अब मैं आपको नियम में बांध रहा हूं। आप किताब उठाना, 20 वाक्य, राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसके अंदर 20 वाक्य इस आशय के मिलेंगे। सब में आपको वही दिखाई देगा जो मैं बताने जा रहा हूं। बताने जा रहा हूं कि आप कोई संस्था चला रही हैं, किसी संस्था के आप मालिक हैं, उस संस्था को आप चला रहे हैं। आपको अपनी संस्था में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जरूरत है, पियोन की जरूरत है, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आवश्यकता है। आपने वैकेंसी निकाली, इंटरव्यू रखा और उसमें योग्यता रख दी कि 10वीं पास हो और या 8वीं पास हो और 5 साल का कार्य अनुभव हो।
तो अब इंटरव्यू रखा रविवार वाले दिन, उसमें जितने भी इंटरव्यू देने आए साक्षात्कार में केवल एक आपको प्रतिभागी मिला जो 8वीं पास था और 5 साल का कार्य अनुभव जिसके पास था। अब आपने उसको नियुक्ति दे दी, सोमवार को उसने ज्वाइन कर लिया, उसको रख दिया गया, अपने काम पर लग गया। अब मंगलवार को अगले दिन एक व्यक्ति और आ जाता है, वो कहता है कि मैं भी 8वीं पास हूँ और मेरे पास भी 5 साल का कार्य अनुभव है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब संस्था के मालिक को आप क्या करोगे? क्या करोगे? जिसको पहले नियुक्त किया उसे हटा के दूसरे वाले को रख दोगे, जो पहले आया उसे रखोगे। अगर आपने पहले वाले को हटा के दूसरे वाले को रखा तो सभी लोग जो ये बात सुनेंगे, जो देखेंगे, वो क्या कहेंगे? अच्छा किया, बुरा किया, गलत किया, सही नहीं किया, यही कहेंगे। यहाँ केवल मात्र ये भी 8वीं पास है, ये भी 8वीं पास है, इसके पास भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसके पास भी 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों ने यही किया। जिसको कह रहे हो कि हम गलत कहेंगे, तो वो गलती आपने भी की। तो ध्यान रखो, अब नियम लिखो, लिखो नियम। नियम कहता है कि एक ही अर्थ वाले, समान योग्यता वाला कह दो या एक ही अर्थ वाले, 2 अलग अलग शब्द एक ही अर्थ वाले 2 अलग अलग शब्द वाक्य में एक ही स्थान पर आए तो एक ही अर्थ वाले 2 अलग अलग शब्द वाक्य में एक ही स्थान पर आए तो सदैव बाद वाले शब्द को अनावश्यक माना जाता है। बात समझ में आई? आपको आपके घर में एक फ्रिज की ज़रूरत है, आपने शहर के किसी डीलर को कहा कि LG 265 लीटर का एक फ्रिज भेज दो। आपने ऑर्डर लिखा दिया, उसने नहीं भेजा, सारा दिन निकल गया, अगला दिन भी निकल गया। अब आपने दूसरे डीलर को कह दिया कि 265 लीटर वाला LG का फ्रिज भेज दो। उसने 2 घंटे बाद भेज दिया और उसके 1-2 घंटे बाद जिसको पहले कहा था वो भी भेज देता है। तो अब आप क्या करोगे? जो आ चुका है घर में उसे वापस करके जो बाद में आया उसे रखोगे? नहीं रखोगे। सेम बात है, एक ही योग्यता वाले, एक ही अर्थ वाले 2 अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग, लेकिन काम योग्यता दोनों की
एक सी है, तो आप जिसको पहले रख लिया उसे हटाकर दूसरे को नहीं रखोगे। तो आप सब ने कर रखा था, राम के पास मात्र 10 रुपए हैं, आप लोगों ने अशुद्ध कर रखा था। आप उन 20 वाक्यों को देखना, राजस्थान बोर्ड की ही किताब है, उन 20 वाक्यों को देखना। 20 के 20 वाक्यों में बाद वाले शब्द को ही हटाया गया है, पहले किसी भी शब्द को नहीं हटाया। ये वाला भी है उसमें भी केवल को रखा है, मात्र को ही हटाया है। समझ गए बात को? तो ये स्पष्ट होगी बात, भविष्य में अभी ये गलती नहीं होगी। और उदाहरण है, विंध्याचल पर्वत हिमालय पर्वत से ऊंचा है। अब यहां जीके नहीं देखनी कि ऊंचा कौन सा है, समझ गए? सामान्य ज्ञान के आधार पर उत्तर नहीं देना, इस वाक्य को शुद्ध करना है। करो शुद्ध, कर दो भाई शुद्ध, खाली मत बैठो। लो, वाक्य ही नहीं लिख रहे हो, लिखो और शुद्ध करो। कर दिया शुद्ध, नहीं किया शुद्ध। अतिशीघ्र, नहीं किया। हाँ, शुद्ध करो। सामने अशुद्ध तो लिखा ही पड़ा है, आपने इसको शुद्ध करना है बस। कर दिया शुद्ध, करो 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 जल्दी, जो भी किया। इतना समय लगाते हो? हाँ, जो भी करना है कर दो। कर दिया। कई लोग बैठे हैं, सक्रिय रहो, कार्य करो, चाहे गलत हो चाहे सही हो। गलती होगी तो आगे गलती नहीं होगी। अब परिभाषा देखो, एक ही अर्थ वाले दो अलग अलग शब्द एक ही स्थान पर। तो यहाँ पर ध्यान रखो, अगर आप ये पर्वत और इस पर्वत के चक्कर में हो तो कौन सा पर्वत हटा रहे हो? बाद वाला। उत्तर आपका गलत है, ये हटेगा। क्यों? खंड करो, विंध्या प्लस अचल। अचल किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची पढ़े, अचल पर्वत का पर्यायवाची है। एक ही अर्थ वाले दो अलग अलग शब्द, या पर्वत और पर्वत दो अलग अलग शब्द हैं क्या? एक ही शब्द है, अलग अलग शब्द नहीं है। एक ही स्थान पर है क्या? एक ही स्थान पर है? नहीं है, अलग अलग स्थान पर है। ये यहां है, ये हिमालय के बाद है, एक स्थान पर कहां है? नहीं आई बात समझ में? एक ही अर्थ वाले दो अलग अलग शब्द एक ही स्थान पर। आप
ज़्यादातर कोचिंग सेंटरों में देखो क्या कर रहे हैं, अध्यापक सुबह 10 से 4 बजे तक विद्यालय में पढ़ा के आएंगे अलग स्थान पर, और वहाँ से छूटते ही पूरी स्पीड से किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, फिर वहाँ पढ़ाएंगे। एक ही व्यक्ति दो अलग अलग स्थानों पर दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए कार्य कर सकता है। सुबह सुबह घर में जो काम वाली झाड़ू पोछा लगाने के लिए आती हैं एक घर में, लेकिन दो झाड़ू पोछे वाली एक ही समय में दो अलग अलग एक ही घर में झाड़ू पोछा नहीं कर सकती, लेकिन अलग अलग घरों में अलग अलग समय में तो कर सकती हैं। तो ये अलग घर है, ये अलग घर है, ये अलग समय है, ये पहले काम किया है यहाँ पर, वहाँ बाद में काम किया है, तो इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि बाद वाले को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, वो तो एक ही आदमी है, अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर काम कर रहा है। आप लोग भी तो करते हो, यहाँ कुछ समय कोचिंग कर ली, उसके बाद दूसरी जगह जाके कोई और काम कर लिया, आदमी तो एक ही हो। सुबह सुबह माता पिता के लिए कोई काम किया, माता पिता के लिए ने जो काम कहा वो कर दिया, फिर अध्यापकों ने कहा वो काम किया, फिर शाम को कोई 2-4 घंटे कहीं और ड्यूटी दे दी ताकि कुछ इनकम भी हो जाए, 4 बच्चों को पढ़ा लिया। तो ये काम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में एक ही आदमी काम कर सकता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, समझ गए। तो ये ध्यान रखो। लेकिन यहाँ पर्वत के हटने का कारण है अचल और पर्वत दोनों एक ही जने के लिए काम कर रहे हैं। जरूरत है यहाँ पर विंध्या को एक ही बार पर्वत कहने की, लेकिन पहले अचल कह दिया फिर पर्वत कह दिया। या हिमालय में हिम प्लस आलय है, आलय का अर्थ पर्वत नहीं है, समझ गए। तो हिमालय को एक बार पर्वत का, विंध्या को 2 बार, पहले अचल कह दिया पर्वत। तो एक ही स्थान पर एक ही अर्थ वाले 2 अलग अलग शब्द एक ही स्थान पर आए तो बाद वाला अनावश्यक होता है, समझ गए। एक ही शब्द 2 अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग समय में काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात को, स्पष्ट। तो जिन्होंने ये बाद वाला पर्वत हटाया है वो लोग गलत है, जिन्होंने ये पर्वत हटाया है वो सही है, ठीक है। इसने गलती से पहले वाला पर्वत हटा लिया, गलती से हटाया या दिमाग लगाया था, लगाया था, अच्छी बात है। तो ये अचल और पर्वत 2 है। बढ़े आगे। तो ये थी अनावश्यक शब्द। किसको मानोगे, एक ही अर्थ वाले 2 शब्द एक साथ आए एक ही जगह पर आए तो बाद वाले को अनावश्यक मानोगे। बैठ की बात दिमाग में। इसके बाद दूसरा प्रकार आ जाता है अनुपयुक्त। तो आपको ढूंढना है एक ही अर्थ वाले 2 अलग अलग शब्द कहां पर हैं, वहां पर है तो बाद वाले को कट कर दो। अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि। अनुपयुक्त शब्द संबंधी में आप अनुपयुक्त के टुकड़े करो। अन उपयुक्त, ये है अनुपयुक्त के टुकड़े। अन माने नहीं, उपयुक्त माने उचित। जो शब्द जिस वस्तु व्यक्ति पदार्थ के लिए उचित नहीं है उस शब्द का उस वस्तु व्यक्ति पदार्थ के लिए प्रयोग कर देना अनुपयुक्त कहलाता है, समझ गए। जो शब्द जिसके लिए उपयुक्त ना हो उस शब्द का उसके लिए प्रयोग कर देना अनुपयुक्त शब्द कहलाता है। स्पष्ट होगी बात। अब उदाहरण देखो।
उदाहरण है जैसे जंगल में शेर चिंगाड़ रहा था, तो यहां शेर के लिए चिंगाड़ना शब्द उचित नहीं है। शेर चिंगाड़ते नहीं है, दहाड़ते हैं। चिंगाड़ता कौन है? हाथी। चिंगाड़ना हाथी के लिए उपयुक्त है, शेर के लिए चिंगाड़ना उपयुक्त नहीं है। जैसे आ गया आकाश में तारे चमक रहे थे। क्या करोगे? इसको हटा देते हैं। किसको ले आए? टिमटिमा रहे थे। अब हमें अंतर पता होना चाहिए चमकने का और टिमटिमाने का। चमकना क्या होता है? क्षणिक और तीव्र प्रकाश होता है। थोड़ी सी देर के लिए तेज प्रकाश करना चमकना होता है। धीमा किंतु लगातार प्रकाश करना टिमटिमाना होता है। दीपक की लो चमकती है या टिमटिमाती है? टिमटिमाती है, क्योंकि वो लगातार प्रकाश करती है, धीमा करती है। कैमरे की फ्लैश लाइट चमकती है, टिमटिमाती नहीं है। समझ गए? बादलों में बिजली चमकती है, टिमटिमाती नहीं है। समझ गए? तो ये ध्यान रखो। इसी तरह आ गया राम ने त्रेता युग में, त्रेता में या द्वापर में? कौन से युग में की थी? द्वापर में की थी, त्रेता में ही की थी। देखो, कृष्ण हुए द्वापर युग में और राम हुए त्रेता युग में। समझ गए? गौतम ऋषि हुए सतयुग में और आप लोग हुए कलयुग में, है ना? तो ये ध्यान रखो। अब मुझे बताओ कि पहले द्वापर युग यानी पहले कृष्ण हुए या पहले राम हुए? पहले कृष्ण हुए। आपका उत्तर गलत है। पहले राम हुए, बाद में कृष्ण हुए। जो युगों का वर्तमान क्रम है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये है क्रम। ध्यान रख लेना। लेकिन उससे पहले जब श्री राम हुए, उससे पहले जो युगों का क्रम था, चतुर्युग होते थे। श्री राम के अवतार से पूर्व जो चतुर्युग थे, उसमें पहले सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता और फिर कलयुग था। लेकिन ये
राम के अवतार से पहले ही सतयुग में गौतम ऋषि हुए। उन्होंने अपनी पत्नी के उद्धार के लिए, शीघ्र उद्धार के लिए युग पलट दिया। उन्होंने द्वापर को बाद में कर दिया और सतयुग, क्योंकि उनके मुख से ये शब्द निकल चुके थे कि त्रेता युग में श्री राम होंगे। उनके चरणों का स्पर्श पाकर या उनके चरणों की धूल का स्पर्श पाकर तुम वापिस पत्थर से स्त्री रूप में आ जाओगी। तो गौतमी ने कहा, गौतमी ने नहीं, अहल्या ने कहा कि अभी तो सतयुग चल रहा है, फिर द्वापर होगा, फिर त्रेता होगा, तो ये तो समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो गौतम ऋषि ने कहा कि मैं अपने वचन तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं युग परिवर्तन करता हूँ। आज से त्रेता पहले होगा और द्वापर बाद में होगा। तो ये कहा, तो इस तरीके से त्रेता पहले और द्वापर बाद में। कृष्ण द्वापर युग में हुए तो बाद में हुए, राम त्रेता युग में हुए पहले हुए। समझ गए? तो ये है। अब यहां पर त्रेता और द्वापर तो सही है एकदम, गलत तो है हत्या। हत्या किसी निर्दोष को मारा जाता है तो हत्या होती है, और किसी पापी या अत्याचारी को मारा जाता है तो वध होता है। यहां ये बदल जाएंगे, का वध किया था, ये हो जाएगा। राम ने त्रेता युग में रावण का वध किया था। समझ गए? इसी तरीके से आ गया बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? अस्त्र है को क्या कर देंगे? शस्त्र कर देंगे। और शस्त्र जैसे ही करेंगे गलत हो जाएगा। ये सही था। तो आपने वाक्य शुद्धि में अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि में क्या सीखा? कि वध आ गया तो हत्या कर देंगे, हत्या आ गया तो वध कर देंगे, चिंगाड़ना आ गया तो दहाड़ना कर देंगे, और दहाड़ना आ गया तो चिंगाड़ना कर देंगे। उपयुक्त अनुपयुक्त क्या है इस पर कभी विचार नहीं करेंगे। यही सीखा? ऐसा मत सीखो भाई। समझ गए? ध्यान रखो, याद करो। मैंने सबसे पहले आपको एक आर्थी युग्म शब्दों के अंतर बताए थे, उसमें ये वाला कराया भी था। अन्वेषण, अनुसंधान, अर्पण, प्रदान, नमस्ते, नमस्कार, सबका अंतर बताया था। उसमें अस्त्र और शस्त्र का भी अंतर बताया हुआ, याद करो, लिखा हुआ है आप लोगों के, शुरू में ही कराया था मैंने। अस्त्र वो हथियार होते हैं जिनमें चोट पहुंचाने वाला कारण अलग जाके चोट पहुंचाता है। बंदूक में चोट पहुंचाने का कारण गोली है, जो कि अलग जाकर के चोट पहुंचाएगी। धनुष में चोट पहुंचाने का कारण बाण है, अलग जाकर के चोट पहुंचाएगा। तो तुक याद रख लो, ऐसे अलग ऐसे अस्त्र। बंदूक में जो चोट पहुंचाने का माध्यम ऐसे अलग जाकर के चोट पहुंचाता है तो बंदूक अस्त्र है।
धनुष में चोट पहुंचाने का माध्यम बाण है, वो अलग जाके चोट पहुंचाता है तो धनुष अस्त्र है। लाठी तलवार शस्त्र है। समझ गए बात को? तो ये बात ध्यान में रखनी है। भाले को अस्त्र व शस्त्र दोनों रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने की बात है। सै से सात, सै से शस्त्र। चोट पहुंचाने का माध्यम, हाथ में साथ रहते चोट पहुंचाए तो शस्त्र होगा। चोट पहुंचाने का माध्यम अलग जाकर के चोट पहुंचाए तो अस्त्र होगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखोगे किस हथियार का मूल प्रयोग क्या है। ऐसे अलग, सै से सात, ये तुक दिमाग में रख लोगे तो कल्याण होगा। ठीक है, स्पष्ट? तो ये ध्यान रखने की बात है। तो यह बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, इसे सही मानोगे। ठीक है, बढ़े आगे। तो ऐसा तो नहीं जैसे अभी किया, अस्त्र आ गया तो शस्त्र को सही मान लेंगे, शस्त्र आ गया तो अस्त्र को। वहां तो चार विकल्प लिख के आएंगे, किसमें अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि नहीं है, आगे चारों। तो इसमें नहीं है, ये सही है। समझ गए? तो ये ध्यान रखने की बात है। अनुपयुक्त शब्द के बाद आ जाती है तीसरे प्रकार की अशुद्धि। कौन सी है? लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि में क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में या फिर पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में कर लिया जाए तो वहां लिंग संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। कैसे? उदाहरण है, उदाहरण आ गया, वहां खट्टा दही मिलती है, क्या करोगे? मिलता है करोगे या खट्टी करोगे? मिलता है करोगे, क्योंकि दही पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहां पर मिलता है करोगे। ठीक है, इसी तरीके से शब्द आ गया है, हाँ, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है दधी। संधि में कभी भी दही शब्द नहीं आएगा। संधियों के नियम संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं और संधियां तत्सम शब्दों में ही नियमों के प्रयोग से होती हैं। तो संधि में, ये बात संधि में बताई थी, हर जगह लागू नहीं करनी, तद्भव शब्दों में भी या हर जगह ऐसा नहीं। और फिर वो 100% भी नहीं है। फिर मैंने ये भी तो कहा था भाई धेनु शब्द है, स्त्रीलिंग है, फिर भी छोटा हुआ होता है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है। और दही का दधी होता है, दधी में छोटी ही होती है। जैसे आ गया यह एकांकी बहुत अच्छी है,
इस वाक्य को देख के क्या लगता है? शुद्ध है, अशुद्ध है, अच्छा है, अच्छी है, क्या करना चाहते हो? अच्छा है कर दें? इन्होंने कहा अच्छा है कर दो। पीछे से दूसरों ने कहा सही है पड़ा रहने दो। आपका क्या मानना है? क्या मानना है? अच्छी है, ये सही है। आपकी मान्यता अलग है। अच्छी है या अच्छा है? जो वाक्य लिखा है वो सही है। चलो, जिसकी जो मान्यता मर्जी हो, ध्यान रखना जो लिंग संबंधी बिंदु आएगा उसमें कथा और कहानी स्त्रीलिंग शब्द माने गए हैं। उपन्यास, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, ये विधाएं क्या मानी गई हैं? पुल्लिंग। उपन्यास होता है, नाटक होता है, और निबंध होता है, रिपोर्टाज होता है। अब बात आ जाती है एकांकी। एकांकी क्या भला है? ध्यान रखो, हमारे प्राचीन काल में जब समय खूब था तब बृहद नाटक लिखे जाते थे। बृहद नाटक 7-7 अंकों के होते थे, बड़े नाटक। फिर समय आया, ललित नाटक लिखे जाने लगे। ललित नाटकों को 3 अंकों में लिखा गया और 1 अंक की अवधि होती है 48 मिनट। 3 अंकों के नाटक लिखे गए जिन पर आधारित हमारे ज़्यादातर सिनेमाघरों में जो नाटक होते हैं, वो फिल्में क्या है? नाटक ही है। अभिनय किया जाता है, उसमें अभिनेता होता है और अभिनय करता है, उसी अभिनय को आप देखते हो। तो वो शो जो चलते हैं 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, जो 3-3 घंटे के, उसमें 48 मिनट के 3 अंक होते हैं। 3 अंक होते हैं तो तीनों में से 12 या 36 मिनट कट गए। 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म होती है जो प्रदर्शित की जाती है पर्दे पर। वो ललित नाटक के आधार पर बनती है, 3 अंकों वाले नाटकों के आधार पर बनती है। वर्तमान में बहुत सारे नाटक ऐसे बन गए जो 1 कड़ी में ही समाप्त हो जाते हैं। उनमें क्या किया जाता है? 12 मिनट आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट देखने पड़ते हैं, 1 घंटे में खत्म, पूरी स्टोरी आ जाती है। वो 1 अंक के नाटक हैं जो 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं, वो 1 अंक के नाटक होते हैं, उनको एकांकी कहा जाता है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में या पाश्चात्य सिनेमाघरों में 1-1 घंटे की फिल्में बहुत पहले से बनने लग गई थी जो 1 घंटे में खत्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है। मनोरंजन के लिए वो 3-3 घंटे, और पहले क्या था? 7-7 अंकों के, 9-9 अंकों के नाटक होते थे, वो कई दिन तक देखने पड़ते थे। तो उन नाटकों का जहाँ समय अधिक है लोगों के पास, वो देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे नाटक कई दिन चलते हैं तो वो थोड़ा सा लोगों की रुचि होती है, फिर वो उस टाइम बाकी महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ के भी जाके टेलीविज़न के सामने बैठते हैं। सास भी कभी बहू थी, चलो जी, सालों साल चला। तो ये क्या है? लोगों को उसमें रुचि होगी, अगली कड़ी में क्या होगा, चलो बैठो वहीं चल के। तो ये स्थिति थी। नहीं तो स्टोरी क्या है? 1 घंटे में देखा, खत्म।
तो ये होता है। तो यहाँ एकांकी एक अंक का नाटक होता है। तो एकांकी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? एकांकी नाटक है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो अच्छा है सही है, अच्छी है गलत है। ये वाला प्रश्न आया हुआ भी है आपके वाक्य शुद्धि में, संभवतः पटवारी परीक्षा में आया था, सेम टू सेम उदाहरण। तो ये ध्यान रखोगे। इसी तरीके से आ गया मेरे मित्र की बेटी मेरे मित्र की बेटी बहुत बुद्धिमान है। तो यहां वाक्य गलत है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि लड़कियां कभी भी बुद्धिमान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो स्त्रीलिंग है। लड़कियां जब भी होंगी बुद्धिमती होंगी, बुद्धिमान नहीं होंगी। समझ गए? तो ये एकदम कि ऐसा कैसे कह दिया कि लड़कियां कभी भी बुद्धिमान नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि वो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्दों के बाद मान नहीं जुड़ता, मति जुड़ता है। स्त्रीलिंग शब्द कभी कवि नहीं होते, स्त्रियां कभी कवि नहीं होती, कवयित्री होती हैं। विद्वान नहीं होती, विदुषी होती हैं। बुद्धिमान नहीं होती, बुद्धिमती होती हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आ जाए कि महादेवी वर्मा छायावादी कवि हैं, गलत, कवित्री हैं। ठीक है? तो ये है लिंग संबंधी अशुद्धियां। बुद्धिमान की जगह बुद्धिमती शब्द का प्रयोग उचित होगा। यदि आ जाता विद्वान है तो विद्वान की जगह विदुषी शब्द का प्रयोग उचित होता। यदि आ जाता कवि है तो कवि की जगह कवित्री शब्द का प्रयोग उचित होता। ये ध्यान रखोगे। पता चला कि लड़कियां कभी भी बुद्धिमान नहीं होती का कारण क्या है? स्त्रीलिंग होना। ये नहीं कि हम सिद्ध करना चाहते हैं कि लड़कियों में बुद्धि नहीं होती, ऐसा तो नहीं कहा। बुद्धिमान नहीं होती ऐसा कहा, क्योंकि वो बुद्धिमती होती है। ठीक है ना? स्पष्ट कर दूं खत्म? इसके बाद वचन संबंधी अशुद्धि में आ जाते हैं। वचन संबंधी अशुद्धि में क्या होता है? जिस शब्द का प्रयोग एक वचन में करना चाहिए उसका बहुवचन में कर देना, जिस शब्द का प्रयोग बहुवचन में करना चाहिए उसका एक वचन में प्रयोग कर देना अशुद्ध होता है। उदाहरण है जैसे पेड़ों पर कौवा काम काम कर रहा था। तो यहां पर वचन संबंधी अशुद्धि है। यहां पर कौवा एक है और पेड़ बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे पेड़ों पर अकेला कौवा काम काम नहीं कर सकता। समझ गए? क्योंकि वो पशु और पक्षी अपने स्वाभाविक रूप में रहते हैं। मनुष्य तो कर सकता है,
बहुत सारे पेड़ों पर कांव कांव एक साथ कैसे कर सकता है? टेक्नोलॉजी, माइक लगा दिए, वो स्पीकर लगा दिए बाकी सारे पेड़ों पर, एक पेड़ पे बैठा कांव कांव कर ले। लेकिन पक्षी टेक्नोलॉजी से युक्त नहीं होते, इसीलिए यहां पर पेड़ों की जगह क्या आएगा? पेड़ पर कौवा कांव कांव कर रहा था। इसी तरीके से इसका ये वाला वाक्य आ जाया करता है, मैंने प्रेमचंद की अनेकों कहानियां पढ़ी। मैंने प्रेमचंद की अनेकों कहानियां पढ़ी। मुझे बताओ आप, इसमें रचना के आधार पर क्रिया कौन सी है? क्रिया का भेद बताए थे, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, भेद बताए थे ना। उनमें से बताओ कौन सा भेद है? पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। उन भेदों में से पूर्वकालिक नहीं है, भूतकालिक तो है लेकिन पूर्वकालिक नहीं है। यह है सामान्य क्रिया, जब क्रिया का अकेला शब्द आए। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर के बाद या ते ही जुड़ा होता है, मुख्य रूप से कर जुड़ा होता है। वह दूध पीकर सोया, तो वह सोया, सोया मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया सामान्य है। उससे पहले पीना क्रिया की वो पूर्वकालिक है। लेकिन छोड़ो, इसमें वचन संबंधी अशुद्धि का कारण है अनेकों। अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। जो शब्द पहले से ही बहुवचन है, बहुवचन को बहुवचन बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, या बनाया है तो गलत है। अब कई बार बोलते नहीं हो, एक जना कहता है कि मेरे को बुद्धू मत बना, तो सामने वाला कहते बनाने की जरूरत है क्या? यानी जो पहले से बुद्धू है उसको बुद्धू बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो जो पहले से बहुवचन है उसको बहुवचन बनाना गलत है, नहीं बना सकते। अगर बनाओगे तो आप गलत हो, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं अपने उदाहरण लिया, बच्चे गांव से शहर की ओर जा रहे हैं। ये आ गया। तो इसमें क्या लग रहा है आपको? किसी को लग रहा है कुछ? नहीं लग रहा। सोचो और बताओ क्या लग रहा है आपको। पीछे आप में से किसी को कुछ लग रहा है? आप में से नहीं लग रहा? हाँ, ये अशुद्धि बहुत ऐसी होती है। देखो इस में और इसमें क्या अंतर है? ये एक वचन है और ये बहुवचन है। आप
बच्चे एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है। बहुवचन के लिए इस है का प्रयोग होना था, ये है गलत है। तो सामान्य अशुद्धि को भी अनदेखा मत करो, हो सकती है छोटी मोटी अशुद्धि भी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लिंग वचन के बाद कारक संबंधी अशुद्धि। कारक संबंधी अशुद्धि में क्या होता है? कारक चिन्हों का गलत प्रयोग किया जाता है। अगर कारक चिन्ह गलत होंगे तो उसमें कारक संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। कैसे? जैसे आ गया उसके सिर में घने बाल हैं, उसके सिर में घने बाल हैं, तो यहां क्या होगा? में की जगह पर का प्रयोग करोगे तो सही माना जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आ गया जनता ने सैनिकों को अनेक उपहार भेजे। तो यहां पर इस को गलत मानो, के लिए को सही मानो, ठीक है। ऐसे ही गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखो, तो यहां के ऊपर नहीं आएगा, पर आएगा। गुरुजी पर श्रद्धा रखो, ठीक है। ऐसे ही आ गया रामू ने ये सरकारी किताब में दे रखा है, लेकिन ये वहां पर भी अशुद्ध है। जो उन्होंने मान रखा है वो अशुद्ध मान रखा है, वो गलत सही कर रखा है। रामू ने पत्नी का गला घोंटकर मार दिया। उन्होंने शुद्ध कर रखा है, रामू ने पत्नी का गला घोंट दिया, ऐसा लिख रखा है। तो यहां वो सही नहीं है। दे रखा है जब कारक संबंधी अशुद्धियों में, तो फिर उसको कारक के आधार पर ही सही करना चाहिए। यहां पर रामू ने पत्नी का गला, यहां पत्नी संबंध कारक है और गला संबंधी है। पत्नी का गला, यानी कि रामू ने पत्नी का गला मारा जा रहा है, पत्नी नहीं मारी जा रही। पत्नी का गला घोंटकर मार दिया, तो रामू ने
मार दिया। किसे मारा है? गले को। पत्नी का गला मारा है, पत्नी नहीं। तो यदि पत्नी को मारना चाहते हो तो सबसे पहले उसे कर्म कारक बनाओ। समझ गए? और कर्म कारक बनाओ, संबंध कारक नहीं। यहां का की जगह को करो और वाक्य हो गया शुद्ध। ये मारने का तरीका हो गया और पत्नी कर्म कारक बन गई। अब पत्नी मरेगी, गला नहीं। और पहले गला मर रहा था, पत्नी नहीं मर रही थी, पत्नी का गला मारा जा रहा था। समझ गए? तो यहां रामू ने पत्नी को गला घोंटकर मार दिया। पत्नी का गला घोंटकर मार दिया गलत, पत्नी को गला घोंटकर मार दिया। अब पत्नी कर्म कारक है। ठीक है? तो स्पष्ट है। इसी तरीके से आ गया आजकल राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है। यहां क्या होगा? आजकल राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है। तो यहां में कारक चिन्ह गलत है, में की जगह कारक चिन्ह लगाओगे का। आजकल राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। ठीक है? तो ये थी कारक संबंधी अशुद्धि। बीच में कारक चिन्हों का गलत प्रयोग होगा। जहां जिसको जो कारक बनाना चाहिए उसकी जगह कोई और कारक बना देंगे तो अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है? कारक संबंधी अशुद्धि के बाद कौन सी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि में ये सबसे सरल है, इसको देखते ही पता चल जाता है। ठीक है? जैसे मैंने आज जयपुर जाना है। तो यहां मैंने की जगह मुझे आ जाएगा। जैसे दूसरा आ गया, तुम मेरे को ₹10 दो। तो यहां मेरे को की जगह मुझे आ जाएगा। ऐसे ही आ गया हम हमारा काम स्वयं करेंगे। तो यहां हमारा की जगह अपना काम आएगा। ठीक है? जैसे तुमको सबको ध्यानपूर्वक
पढ़ना चाहिए। तो यहां तुमको सबको की जगह तुम सबको, ये दोनों बार को नहीं लगेगा, तुम सबको, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, इसको कहा जाता है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, ठीक है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि के बाद अशुद्धि कौन सी आ जाती है? क्रिया संबंधी अशुद्धि। आप सरकारी किताब के अंदर ही पहला पहला उदाहरण देखोगे ये मिलेगा, लेकिन मैं इस उदाहरण को मानता हूं कि क्रिया संबंधी में ना लेकर किसी अन्य यानी पहले पहले उदाहरण में जाना चाहिए। अभी आप खुद भी देखोगे तो कहोगे। ये वाला उदाहरण दे रखा है, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। ये आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा? ये करना हट जाएगा, क्योंकि करण का अर्थ भी करना ही होता है। एक ही अर्थ वाले दो शब्द आ गए, दो अलग अलग। करण का मतलब भी करना और करना का मतलब भी करना, तो बाद वाला शब्द हट गया। इसको लेके किस में जाना चाहिए? अनावश्यक शब्द संबंधी में। एक ही अर्थ वाले दो अलग अलग शब्द एक जगह आए तो, लेकिन दे रखा है इसको। ये भी सरकारी किताब के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा 2003 से 2016 तक चलाई गई किताब, उसमें दे रखा है। तो ये ध्यान रखोगे। अब आ गया हमारे सामने कि आप वहां जाकर आराम पूर्वक बैठो। आप वहां जाकर आराम पूर्वक बैठो। ये आ गया तो क्या करोगे? क्या करना चाहते हो बताओ भाई? जाकर को हटा देना चाहते हो। आप क्या चाहते हो? पदमपुर जाकर को हटाना, आप जाकर हटाना। अब देखो, वहां की बात हो रही है। क्या आप उसको सीधा यहां से उठा के फेंक दोगे? जाना तो पड़ेगा। जाकर क्यों उठाना चाहते हो? पूर्वकालिक क्रिया करने दो। अरे जाएगा तभी तो बैठेगा, तो जाना क्रिया को मत हटाओ। सीधा यहां से वहां की बात हो रही है, और वहां 100 मीटर दूर भी हो सकता है, फेंक भी नहीं सकते आप इतनी दूर। तो यहां ध्यान रखो, आप शब्द क्या है? आदर सूचक है। आदर सूचक शब्दों के साथ जो क्रिया आती है वो या तो बहुवचन की आती है या आदर सूचक आती है। या तो क्रिया लगा सकते हो बैठो की जगह बैठें, या फिर आदर सूचक क्रिया लगा सकते हो बैठिए। इन दोनों में से कोई क्रिया लगाओगे कि आप वहां जाकर
आराम पूर्वक बैठें। आप वहां जाकर आराम पूर्वक बैठिए। ये जो बैठो शब्द है इसका प्रयोग तुम के साथ होगा कि तुम वहां जाकर आराम से बैठो या आराम पूर्वक बैठो। तो या तुम के साथ बैठो चल जाएगा, आपके साथ बैठो नहीं चलेगा। आगे बात समझ में? आप लोगों ने तो देखा ऊपर एक क्रिया हटाई है तो यहां भी हम एक क्रिया ही हटाएंगे। यानी आप शुरू में जो सीख लिया फिर उससे बाहर नहीं आना चाहते कि पहले वाक्य में हटाया है तो अगले वाक्य में भी हम तो हटा के ही रहेंगे। ऐसा मत करो, ठीक है ना? ऐसे ही गत रविवार राधे श्याम का भाई हरि मोहन जयपुर से दिल्ली जाएगा। क्या करोगे भाई आप बीच में? क्या करोगे? क्या करना है भाई? गत को हटा दे। चलो आप बताओ इधर इधर क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं। आप गर्दन तो हिला दो, नहीं करना चाहते आप भी कुछ। आप बताओ, ध्यान दो। सबसे पहले ध्यान दो, गत रविवार होता कौन सा है? आने वाला या बीता? बीता हुआ रविवार ही गत रविवार होता है। बीते रविवार के लिए क्रिया भविष्यत काल की लगा सकते हो। कौन से काल की लगा सकते हो? अरे बात बीते समय की हो तो भूतकाल की क्रिया लगेगी, आने वाले समय की हो तो वो भविष्यत काल की। चल रहे समय में क्रिया हो रही हो तो वर्तमान। तो यहां दिल्ली जाएगा नहीं, दिल्ली गया था। समझ गए? गर्दन हिला रहे हो कि नहीं पता? ऐसे वाक्यों को थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है ताकि पूर्व और पर का प्रसंग छूट जाए। गत रविवार शुरू में और जाएगा लास्ट में कर दिया तो आप लोग इसके साथ बात को जोड़ नहीं पा रहे हो कि गत रविवार की बात हो रही है, बीते रविवार की। तो क्रिया भविष्यत काल की कैसे? यहां क्रिया संबंधी अशुद्धि है, हम क्रिया भविष्यत काल की नहीं लगाएंगे। क्रिया कौन सी लगाएंगे? भूतकाल की ही लगाएंगे। और भूतकाल में भी बीते रविवार की बात, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण भूतकाल लगेगा। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? सामान्य भूतकाल वाली क्रियाओं के अंत में था, थे, थी लगता है। गया था, गए थे, गई थी, पूर्ण भूतकाल है। पढ़ा था, पढ़े थे, पढ़ी थी, भूतकाल, पूर्ण भूतकाल है। अकेला गया लगाओगे तो सामान्य भूतकाल होगा। भूतकाल के 6 भेद आपको कराए थे ना, तो ध्यान रखोगे, ठीक है? तो ये था हमारे क्रिया संबंधी अशुद्धि। शेष अशुद्धियों को जानेंगे एक ब्रेक के बाद, ठीक है?